नमस्कार, अनादि टीवी की खास पेशकश अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होने के बाद अब शिवराज सरकार परमानेंट हो चुकी है। इसके बाद अब आगे की कार्रवाई शुरू होने का इंतजार है। सबसे पहले 28 विधायक जो चुनाव जीत कर आए हैं उनकी शपथ होगी। इसके साथ ही शीत सत्र का आगाज भी होने वाला है। इस शीत सत्र में विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन भी होगा। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से सदन में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही रहेंगे या कोई और उनके स्थान पर होगा, इसके भी कयास लगाए जा रहे हैं। इन सब से पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है और सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद प्रदेश में शिवराज सरकार पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत हो चुकी है। इसके बाद एमएलए शपथ, मंत्रिमंडल विस्तार, विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, लव जिहाद कानून के लिए शीत सत्र का इंतजार है। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट जल्द ही मंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले भी ये दोनों मंत्री ही थे, लेकिन विधायक नहीं रहने के कारण इन्हें 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने पर इस्तीफा देना पड़ा था। शिवराज मंत्रिमंडल के जो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं, उसमें इंदल सिंह कंसाना, इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया शामिल हैं। इसके चलते अब मंत्रिमंडल में 3 स्थान रिक्त हुए हैं और उन्हें भरने के लिए भाजपा के पास कई दावेदार हैं। अब इसीलिए इन तीनों पद को कुछ समय के लिए खाली रखा जा सकता है, ताकि क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बनाने के लिए सत्ता और संगठन को समय मिल जाए, क्योंकि प्रदेश भाजपा को कार्यकारिणी भी बनाना है और उसमें भी कई वरिष्ठ विधायकों और नेताओं को एडजस्ट किया जाएगा। इसमें कांग्रेस से भाजपा में जो लोग आए हैं उनको भी स्थान मिल सकता है। साथ ही जो 3 मंत्री चुनाव हारे हैं उन्हें निगम मंडल या संगठन में स्थान मिल सकता है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ पर विधानसभा उपचुनाव की हार के बाद पार्टी के भीतर और बाहर दबाव बनाया जा रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में से कोई एक पद छोड़ दे। अगर कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ते हैं तो इसके लिए कई नेता कतार में हैं। तो वहीं अगर वो पीसीसी चीफ का पद छोड़ देते हैं तो कांग्रेस की गुटिया राजनीति को साधने के लिए एक ऐसे नेता की जरूरत होगी जिसकी सब में स्वीकार्यता हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बात को ना सिखाने का प्रयास करेगी कब विधानसभा का सत्र बुलाना है या नहीं बुलाना है। विधायकों की शपथ होना है, निश्चित रूप से इस बारे में सरकार और विधानसभा की चर्चा चल रही होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का तो एक ही काम है कि विधानसभा का सत्र चलेगा तो थोड़ी उनकी दुकानदारी चलेगी, कुछ प्रश्न लगाकर वो लोग अपना ब्लैकमेलिंग का धंधा जारी रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी अब उनके इन धंधों को नहीं चलने वाली। पहले कांग्रेस पार्टी इस बात को तय कर ले कि क्या अब भोपाल में आकर उनके नेता अपनी सूरत दिखाना भी पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से वो लोग हारे हैं, निश्चित रूप से जनता उन्हें पसंद नहीं करती। और वैसे भी उनके पास नेता प्रतिपक्ष या उपनेता प्रतिपक्ष जैसे नाम ही नहीं बचे हैं, ना चयन करने की कोई प्रक्रिया चल रही है। इसलिए कांग्रेस किस मुंह से विधानसभा में आएगी, पहले इस बात का जवाब दे। शीतकालीन सत्र से पहले शिवराज सिंह चौहान जी, आप आपकी आंतरिक कलहों को निपटा लें, आपके मंत्रिमंडल की आंतरिक लड़ाइयों को निपटा लें। आप अपने नेतृत्व को सिद्ध कर दें कि आपका नेतृत्व पुख्ता नेतृत्व है, आप किसी के दबाव में नहीं हैं, क्योंकि सदन के अंदर आपके पास कांग्रेस के उठाए सवालों का जवाब होना चाहिए। बहाने नहीं, भागने के रास्ते नहीं, सदन में खड़े होकर कांग्रेस के हर सवाल का जवाब और जनता की हर मांग का जवाब आपको देना होगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लेकर प्रदेश में अब तक जो फॉर्मूला चलता आया है उसमें आम सहमति से अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल का होता था और उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होता था। लेकिन 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार इस फॉर्मूले को नहीं मानते हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के दोनों पद अपने पास रखे थे। चुनाव में संख्या बल के आधार पर दोनों पद कांग्रेस के पास गए। अब पासा उलट गया है, संख्या बल बीजेपी के पास है। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चलते हुए दोनों पदों पर अपने वरिष्ठ विधायकों को एडजस्ट करेगी या फिर उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देती है। वही शीत सत्र के दौरान लव जिहाद कानून को लेकर भी टकराव की स्थिति बन सकती है।
दरअसल प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के उद्देश्य से शिवराज सरकार आने वाले विधानसभा सत्र में विधेयक लाएगी। इस बिल पर टकराव के हालात देखने को मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। और इस विषय पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रभु जी, इन सब पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रवक्ताओं का हमने भी ज्ञानार्जन सुना है, तो ऐसा नहीं लगता कि दोनों पार्टियों को एक अपना प्रवक्ताओं का एक मंडल बना देना चाहिए, 4-4, 6-6 लोगों का। तो विपक्ष का जो प्रवक्ता हैं वो सरकार को समझाइश दें, उनको बताएं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, और जो सरकार के प्रवक्ता ये बता दें उनको कि भाई विपक्ष को काम कैसे करना है। क्योंकि हमने राहुल कोठारी को सुना, वो कह रहे हैं कि ब्लैकमेलिंग के धंधे बंद हो जाएंगे। तो यानी आप सारे कटघरे में विधायकों को खड़े कर रहे हैं कि वो विधानसभा में ब्लैकमेलिंग का धंधा करते हैं प्रश्न लगाकर। दूसरे दुर्गेश शर्मा को हमने सुना, वो समझाइश दे रहे हैं कि आप अपनी आंतरिक कलह ठीक कर लें। तो इस पर भी मुझे लगता है कि आपको लगता है कि कुछ विचार होना चाहिए कि आखिर जो प्रवक्ता हैं उनका जो काम है वो कर क्या रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो कुछ लब्बो लुआब इस चर्चा का निकल कर अभी शुरुआत में हमने जो देखा है, तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने आपको क्या लग रहा है? क्योंकि एक नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ रहेंगे या प्रदेश अध्यक्ष, ये उनका इंटरनल मैटर है, लेकिन सदन के अंदर अध्यक्ष कौन रहेगा ये तो सत्तारूढ़ पार्टी के पास जाना तय है, संख्या बल भी उनके साथ है। लेकिन उपाध्यक्ष का पद, क्योंकि पिछले सत्र में हमने देखा था कि दोनों पद कांग्रेस के पास गए थे, तो इस बार आपको लगता है बीजेपी कुछ सदा संहिता दिखाएगी और ये उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस को देने का कुछ उपाय करेगी या प्रयत्न करेगी? मनोज जी, जहाँ तक सदा संहिता की बात है तो मध्य प्रदेश की सियासत से सदा संहिता शब्द अब लुप्त हो गया। 15 महीने के कमलनाथ सरकार ने जो काम किए, जिस तरीके से बदला भाजने की संस्कृति का उन्होंने प्रदेश में इंट्रोड्यूस कराया उस संस्कृति को, तो आप ये देखिए कि उसका परिणाम क्या हुआ है। शिवराज सिंह चौहान की सरकार आने के बाद लगभग वही प्रक्रिया चल रही है। कंप्यूटर बाबा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, कंप्यूटर बाबा का प्रादुर्भाव यदि राजनीति में हुआ था तो शिवराज सरकार में हुआ था। फिर वो शिवराज सरकार के खिलाफ चले गए, फिर वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह ने उनको हाथों हाथ लिया, वहाँ पर भी उनको वही सम्मान दिया, और फिर वो भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का झंडा बन गए। बिल्कुल, ऐसे नेता कम बाबा जो है, उनके साथ जो हो रहा है, स्वाभाविक तौर पर कोई भी व्यक्ति है, वो यदि साधु संत सन्यासी है या कोई अतिक्रमणकारी है, तो वो सही जायज़ अतिक्रमण तो कर नहीं रहा। अतिक्रमण मतलब ही नाजायज़ शब्द है। तो जहाँ उनके जो नाजायज़ काम है, जिनको वो सरकार में रहते हुए सरकार की शह पर वो जो करके रखे हुए थे उनने, वो सब उनके टूट रहे हैं और उनकी कलई खुलती जा रही है। और भी लोगों के देखें तो इसी तरीके से हो रहा है, जैसे ग्वालियर में हो रहा है, अशोक सिंह के भाई का शादी हाउस तोड़ने का मामला आज है। भी एक कांग्रेस नेता को और तो ये रास्ता शिवराज सिंह चौहान को कमलनाथ ने दिखाया है। शिवराज सिंह चौहान बहुत धीर गंभीर समन्वय की राजनीति करने वाले नेता हैं। वो सियासत को सियासत के नज़रिए से करते रहे। वो अटल बिहारी वाजपेयी कहें या कांग्रेस के पुराने नेता जवाहरलाल नेहरू से गिनती कर लें, उस परंपरा के नेता माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान। उनने कभी ये संस्कृति नहीं अपनाई, उनने बदला संस्कृति। लेकिन कमलनाथ सरकार ने उनको ये रास्ता दिखा दिया कि आप बदले भांजिए, आपको यदि सत्ता में आए हैं तो उनका नुकसान कीजिए। तो जो कांग्रेस ने किया वो अब वो भुगत रहे हैं। अब उसमें दुर्गेश शर्मा जैसे लोग या राहुल कोठारी जैसे लोग, इनको ये पता ही नहीं है कि पार्टी लाइन में क्या बोलना है हमको। अब दुर्गेश शर्मा हमेशा बाइट में यही सलाह देते हैं कि भाजपा ये करे, सरकार ये करे, मुख्यमंत्री ये करे, मुख्यमंत्री। अरे भाई, उनकी सरकार है, उनको चलाना है, वो आपसे कोई सलाह तो मांग नहीं रहे। यदि आपको इतना ही शौक है सलाह देने का, तो वो पार्टी छोड़कर इस पार्टी में आ जाइए, सलाहकार मंडल में यहाँ जगह मिल जाएगी आपको, फिर सलाह दीजिए। तो ये अपना केवल मीडिया में बने रहने के लिए, बगैर जमीनी आधार को देखे हुए, बगैर तथ्यों को परखे हुए, केवल बयान देने के लिए नेता बयान देते हैं। बहुत सारे जो प्रवक्ता हैं वो सारे बयानवीर नेता बनकर रह गए, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो जी। लेकिन ये जो मॉडल जो है, कमलनाथ मॉडल जो शिवराज सिंह चौहान ने अपनाया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गुंजाइश आगे दिखाई देती है समन्वय की। जहाँ भी गड़बड़ी होगी वहाँ पर इसी तरीके की कार्रवाई होगी। ताबूत में कील ठोकने वाला जो मामला है वो चलता रहेगा। और जो उपाध्यक्ष पद की बात आप कह रहे हैं कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पत्र क्या सदा संहिता से कांग्रेस को दिया जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो दिया जाएगा, क्योंकि केवल 10 सीटों का अंतर है, बहुमत से 10 सीटें ज़्यादा है अभी भारतीय जनता पार्टी। और पिछला कार्यकाल उन्होंने देखा हुआ, और एक जो अब दिग्विजय सिंह ने परंपरा शुरू की थी कि उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाए। बिल्कुल।
और कमलनाथ ने उस परंपरा को तोड़ दिया। तो जो अब विधानसभा जो है वो परंपराओं से चलती है, नियम से ज़्यादा वहाँ परंपराओं का पालन होता है। तो जो आपने एक परंपरा तोड़कर नई परंपरा डाल दी है, तो मुझे नहीं लगता कि उस परंपरा को पुरानी को फिर से जीवित रखने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान करेंगे, क्योंकि उनके फायदे की चीज़ है। यदि विधानसभा उपाध्यक्ष विपक्ष का रहेगा तो हो सकता है सदन में कभी ऐसी वोटिंग की नौबत आए तो सरकार कटघरे में खड़े होने की स्थिति आ जाए, दिक्कत में आ जाए। तो ऐसा कोई कदम शिवराज सिंह चौहान अब उठाने वाले नहीं है। वो तमाम रस्तों पर सोच समझ कर काम करेंगे, क्योंकि एक झटका जो उनको मिला है, बिल्कुल 5 सीटों के अंतर्गत जो झटका दिसंबर 2018 में मिला था उनको, वो झटका बहुत बड़ा है उनके लिए। और उस झटके से अब यदि उभरे हैं तो अब वो एक एक कदम सोच समझ कर सरकार के और संगठन के को आगे बढ़ाएंगे, जिससे 3 साल अच्छी उनकी सरकार चले और 2023 का रोड मैप उनका तैयार हो सके। ब्रजेश जी, परंपराओं की बात हो रही थी, तो अभी कांग्रेस में अभी आज ही खबर आई है कि यूथ कांग्रेस के चुनाव के लिए उन्होंने डेट घोषित कर दी है कि किस दिन नॉमिनेशन होना है, किस दिन चुनाव वोट नामांकन वापसी होना है, सिंबल अलॉटमेंट होना है। तो ये परंपरा, आपको लगता है कि कांग्रेस सदन के अंदर तो परंपराओं का निर्वाह नहीं किया, लेकिन बाहर कम से कम एक नई परंपरा शुरू करे कि अध्यक्ष पद के लिए वो चुनाव करा ले, या नेता प्रतिपक्ष के लिए विधायकों से रायशुमारी करा ले, बंद कमरे में या गुप्त नाम से करा ले कि इतने विधायक हैं, उनको एक पर्ची दे दी जाए, 3-4 नेता जो संभावित हैं उनके नाम पे एक परंपरा शुरू कर दें कि इनमें से किसी को आपको एक वोट दीजिए, वो उनका नेता प्रतिपक्ष हो जाए और विधायक के नेता आपकी अध्यक्ष के लिए चुनाव करा लें। मनोज जी, इनके बोलने के पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा। जब कांग्रेस के विधायक दल ने अपना नेता चुना था तब भी इसी परंपरा से चुना था, पर्ची डली थी और ये दावा किया गया था सिंधिया को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुश्किल से 7-8 वोट मिले। बाकायदा ये दावा किया गया था कि जब सिंधिया ने अपना दावेदारी पेश की, जब विरोध नाराजगी उनकी जाहिर की गई थी, तो ये कांग्रेस के नेता प्रवक्ता बयान देते थे जिनके साथ 7 विधायक नहीं रहे वो मुख्यमंत्री बनने, वो उनके जाने के बाद देते थे। हाँ, लेकिन जब सिंधिया गए तो उनके साथ 22 विधायक गए। तो ये जो है कांग्रेस के नेताओं की जो पर्ची संस्कृति है, ये उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। ब्रजेश जी, प्रभु जी ने जो बताया ना, वैसी संभावना तो है नहीं है कि यहाँ पर्ची से अध्यक्ष चुने जाएं, लेकिन जो बताया अध्यक्ष तो मतदान करा लें, लेकिन जैसे कि बताया उन्होंने कि सिंधिया की कह रहे थे कि 7 लोग नहीं है और बाद में 19 तो उनके साथ ही चले गए। तो मनोज जी, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ इसी में। राजस्थान में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं और 35 दिन बाद वहाँ का अध्यक्ष बदला गया, वोटिंग में गड़बड़ी कर दी गई। मतलब ऑनलाइन वोटिंग कराई थी उनने यूथ कांग्रेस के चुनाव में। वहाँ के 2 अध्यक्षों ने हाईजैक किया, हैकिंग की उसमें, और उसके बाद अध्यक्ष ही बदल दिया। जब शिकायत हुई, जैसे चुनाव आयोग को शिकायत करती रहती ना कांग्रेस हमेशा के मतदान ईवीएम हैक हो गई, हाँ, तो उनके साथ वही हो गई ट्रेजेडी, एक बार हो चुकी है। राजस्थान में अभी पिछले महीने की बात है, अध्यक्ष बदलना पड़ा उनको। अब मध्य प्रदेश में भी उसी तरीके से चुनाव हो रहे हैं। हो सकता है उससे सबक लेके वो पर्ची सिस्टम अपना लें यहाँ पे और पर्ची से यूथ कांग्रेस में चुनाव करा लें, क्योंकि बैलेट की मांग करते रहे वो विधानसभा, कम से कम अपने चुनाव बैलेट से करा लें। लेकिन वहाँ करा के देख चुके ना वो, तो उनके तो यहाँ पे बैलेट से करा लें, हो सकता है। और रही बात प्रदेश अध्यक्ष चुनने की मतदान के जरिए, पर्ची के जरिए, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो अध्यक्ष तो वही रहेगा मनोज जी जो उनका आला कमान तय करेगा। आला कमान की तो अभी चल नहीं रही है मध्य प्रदेश में, तो हो सकता है यहाँ का आला कमान तय कर ले, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी तय कर लेंगे अध्यक्ष किसको रहना है, तो वही अध्यक्ष रह जाएगा, क्योंकि आला कमान तो उनका अभी छुट्टी में गोवा गया हुआ है। तो वहाँ तो हालात ऐसे हैं। तो अध्यक्ष का यदि चुनाव आएगा, अभी संभावना है नहीं, या तो कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे। गोवा तो दिग्विजय सिंह भी गए थे और बनती हुई सरकार हाथ से निकल गई थी। हाँ, तो वहाँ भी तो हालात ये हैं, सरकार बिहार में जा चुकी है, इसके बाद ये गोवा गए। बिल्कुल, दिल्ली के प्रदूषण के कारण सोनिया गांधी गोवा गई हैं, तो पूरे कांग्रेस में एक तरह से प्रदूषण है ना, तो उससे बच के कहाँ जाएंगे वो। तो मुझे नहीं लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि यहाँ पर्ची के सिस्टम से वो ऐसी परंपरा डालें। कांग्रेस ऐसी कोई परंपरा डालने वाली नहीं, क्योंकि वो यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी आप देखेंगे तो वो नेता पुत्र ही आगे आने वाले हैं। तो पिछली बार जिस तरह से 2 बार चुनाव हुए हैं इसी तरह से यूथ कांग्रेस में, ये तीसरी बार है। तो आप देखते हैं मध्य प्रदेश में दावेदार तो बहुत हैं, लेकिन उसमें भी गलत तरीके से सदस्यता के पहले भी आरोप लगते रहे हैं, और अन्य राज्यों में जहाँ चुनाव हुए हैं वहाँ भी ऐसे आरोप लगे हैं कि सदस्यता बना ली जाती, फर्जी सदस्यता की जाती है और वोटिंग कराकर अध्यक्ष अपने मनपसंद का बना लिया जाता है। यदि निष्पक्ष चुनाव हुए, ईमानदारी से चुनाव हुए, जैसे राहुल गांधी ने पहले मंशा जाहिर की थी कि हम इस उद्देश्य से ये चुनाव प्रक्रिया करा रहे हैं, यदि उस उद्देश्य से कराएं तो हो सकता है कोई ईमानदार, जुझारू और मेहनती कोई युवा नेता सामने आ जाए और कांग्रेस का भला हो जाए इससे। तो मनोनीत अध्यक्ष चाह रहा था कि निर्वाचन से अध्यक्ष चुना जाए। मनोनीत, हाँ सही है, मनोनीत अध्यक्ष ही चाहते हैं निर्वाचन। जैसे आप दिल्ली की बात करें तो कपिल सिब्बल जैसे लोग हों
या अन्य नेताओं को देख लो आप, जो जिनके कोई जमीनी जनाधार नहीं है, जमीन के नेता नहीं है, मतदाताओं द्वारा चुने हुए नहीं हैं, लेकिन वही बदलाव की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जमीनी नेताओं को मौका दिया जाए। यदि ऐसी बात करें तो सबसे पहले तो वही बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वही समस्या है मनोज जी कि यहाँ जमीनी नेता का कोई वो नहीं है कि आप सोचो कि जमीनी नेता यहाँ आ जाएगा और चुन के आ जाएगा। चुनने की परंपरा तो ना कांग्रेस में है ना भाजपा में। भाजपा में जरूर ये एक सहमति बन जाती है, आम सहमति। आपने देखा होगा भाजपा में जरूर एक बार चुनाव हुए थे तो शिवराज जी और विक्रम वर्मा आमने सामने थे, तो बाकायदा मतदान हुए थे, इसके बाद कोई गुटबाजी नहीं दिखी। लेकिन कांग्रेस में ऐसी परंपरा नहीं है। कांग्रेस में तो यदि आपने तय कर लिया है अध्यक्ष तो मनोनीति आएंगे। चुनाव से भी आते हैं तो वो मनोनीति कहलाते हैं, भले ही आप कहो कि हाँ चुने हुए हैं जी, लेकिन उनका नाम दिल्ली से ही तय होता है। तो यहाँ भी अभी दिल्ली तय करने वाली नहीं है, यहाँ पे दो ही लोग तय करने वाले हैं। तो वो तय करेंगे कि उनके किस पट्टे को, जैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं ना पट्टावाद, तो किस पट्टे को ही आप देखेंगे मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बने हुए। प्रभु जी, पट्टावाद की बात हो रही थी और जो ब्रजेश जी ने भी कहा कि निर्वाचन की जो बात हो रही कि ऐसा होगा नहीं और जमीनी नेताओं की ज़रूरत है कांग्रेस में, वो है नहीं। वो कुछ जमीनी नेताओं की ज़मीन बीजेपी में भी खिसकी हुई है, चाहे वो अर्चना चिटनीस को हम देखें चुनाव हार गई, राजेंद्र शुक्ला मंत्री नहीं बन पाए, ऐसे कई सारे नेता बीजेपी ऑफिस में अब चक्कर काटने लगे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको संगठन में स्थान चाहिए, कुछ को मंत्री पद का स्थान चाहिए। तो आपको लग रहा है विधानसभा सत्र के पहले इन नेताओं की जो खोई हुई ज़मीन है, खिसकी हुई ज़मीन है, वो वापस हासिल कर पाएंगे? और इनमें से ऐसे कितने नेता हैं जिनका उपयोग संगठन में होगा या सरकार में हो सकता है? देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी सारे निर्णय बहुत सोच विचार के लेती है। चूँकि बिंद ने एक अच्छा संख्या में विधायक चुनकर दिए हैं भाजपा को, तो बिंद का प्रतिनिधित्व सरकार में काफ़ी कम है। मंत्रिमंडल में वो उस खाई को जो कम है उसको पूरने की जो कोशिश की जाएगी। और राजेंद्र शुक्ला वो नाम है जो शिवराज सिंह चौहान के विश्वस्त मंत्री माने जाते हैं। परफॉर्मेंस वो अच्छा दिखा चुके हैं पिछले कार्यकाल में। लेकिन एक चीज़ है कि एक ही व्यक्ति को कब तक आप आगे बढ़ाते रहेंगे, दूसरों को भी मौका देने की मांग वहाँ से उठ रही है। वहाँ से राजेंद्र शुक्ला का विरोध इसलिए नहीं है कि राजेंद्र शुक्ला है, विरोध इसलिए कि एक ही आदमी को बार बार मंत्री बनाओगे तो दूसरों को मौका कम मिलेगा। तो हो सकता है कि राजेंद्र शुक्ला के साथ कुछ और लोगों को वहाँ से तरजीह मिल जाए। और ऐसे यदि आप कहें कि मेरा जो आकलन है, मेरा जो अनुमान है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार या पुनर्गठन होगा, तो केवल विस्तार नहीं पुनर्गठन शब्द प्रयोग करना ज़्यादा उचित समझूंगा मैं, तो उसमें कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी जिनको केवल चुनावी लिहाज से मंत्री बनाया गया था कि इनको मंत्री बनाने से वो चुनाव जीत जाएंगे और भाजपा की सरकार स्थायित्व में आ जाएगी, इस लिहाज से उनको मंत्री बनाया गया था। उनका परफॉर्मेंस कुछ है नहीं, तो ऐसे लोगों की जरूर छुट्टी की जाएगी, उनको निगम मंडल जैसे पदों पर एडजस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनके लिए वही बहुत है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि फर्स्ट टाइमर्स को मंत्री नहीं बनाते थे। इस बार मजबूरी में बनाना पड़ा है क्योंकि इस बार सारी परिस्थितियां बहुत बदली हुई थी। समझौते वाली रुख था, इस बार तो हर चीज़ में समझौता अभी तक किया गया, लेकिन अब समझौते की जरूरत नहीं है पार्टी को। अब पार्टी को अपने आप को देखकर निर्णय लेना है, अपने रीति नीति पर चलते हुए निर्णय लेना है। और अभी तक जो लोग सिंधिया कैंप के माने जाते थे या जो बाहर से आए हुए थे, वो भाजपा में समाहित हो चुके हैं, उनका प्रशिक्षण वर्ग हो चुका है, उनको भाजपा की रीति नीति सिखाई जा चुकी है, तो वो भाजपा के कार्यकर्ता या भाजपा के नेता हैं। तो पार्टी जो निर्णय लेगी वो अपने को देखकर निर्णय लेगी कि पार्टी के लिए कौन व्यक्ति उपयोगी है, उसको किस पद पर बैठाया जाए। कुछ को संगठन में लिया जाएगा, कुछ को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। जो बाहर से आए हुए हैं तो उनको संगठन की तुलना में एक आध व्यक्ति उनमें से आ सकता है केवल दिखाने के लिए, लेकिन बाकी सबको निगम मंडल जैसे पदों पर एडजस्ट करके संगठन में भाजपा अपने लोगों को रखेगी, कर्मठ लोगों को, जिनको वो जानते हैं, उनके कामकाज के तरीके, जो संगठन की रीति नीति जानते हैं, जो संगठन की रीति नीति को जानने के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी, जो लोग जानते हैं भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं को, बिल्कुल, क्योंकि काम उनसे ही लेना है, उनसे ही उनको आधार तैयार करना है 2023 का। तो भाजपा इस तरीके से आगे निर्णय लेते हुए दिखाई देगी। विजय जी, चूंकि सत्र की भी बात हो रही है, नेता प्रतिपक्ष की भी बात है, उपनेता की भी बात है, और हमने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष का भी होना है, लेकिन जिस हिसाब से संख्या वाला कांग्रेस का है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, और जिस प्रकार से अभी वो चिट्ठी पत्री या ट्विटर पे सक्रिय हैं कि कोई भी सरकार का फैसला होता है तुरंत एक चिट्ठी आ जाती है, वो भी किसी नेता की चिट्ठी उनका एक पट्टा डालता है, वो उसमें नीचे लिखा रहता है कि उनकी तरफ से ये उनका बयान है। ऐसे तमाम सारे कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हम देखते करते, चाहे वो गायों का मामला हो, लव जिहाद हो, तमाम मामले। लेकिन आपको लग रहा है कि जब सदन शुरू होगा, जब शीतकालीन या जो भी अगला सत्र जब भी होगा, जो संभावित है दिसंबर में हो सकता है, और जैसा कि प्रभु जी ने बताया भी था कि हो सकता है जनवरी तक भी खिंच जाए, तो ऐसी स्थिति में जब भी सत्र होगा तो ये जितने नेता ये चिट्ठी पत्री से जब सदन में आएंगे, तो आपको लगता है गंभीरता से सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे, पूरे समय सदन में उपस्थित रहेंगे, और जितने वो ट्विटर पर चहचा रहे हैं वो अंदर उतनी दमदारी से अपनी आवाज़ रखेंगे? मनोज जी, जो लोग ट्विटर पर चहचा रहे हैं और जो सदन में हैं,
जो सदन में हम उनको पहले भी देख चुके हैं, जैसे सज्जन सिंह वर्मा हैं, यदि हम जीतू पटवारी की बात करें जो ट्विटर पे, और बाकी यदि हम कुणाल चौधरी की बात करें, तो जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा को हमने पहले भी सदन में देखा है। सदन में कांग्रेस के पास अच्छे वक्ता नहीं है आज की तारीख में। एक समय था कि योग चौधरी राकेश सिंह थे, साधना स्थापक थी, जो नहीं, अच्छे उसको थोड़ा ऐसा कर सकते हैं, बोलने वाले तो बहुत है लेकिन ये नहीं पता कि बोलना क्या है। बोलना क्या है, सही है, तथ्यात्मक बात नहीं कर। जैसे अभी दुर्गेश शर्मा को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अपना घर संभालें। अभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब कि ऐसा खटपट आपको दिखी नहीं है मंत्रिमंडल को लेके, कहीं ऐसी उठापटक या कहीं वो नहीं दिख रहा है, गुटबाजी नहीं दिख रही, लेकिन वो कह रहे हैं संभल जाएं या घर संभाल लें अपना। जो दिखे तब तो आप बोलो, अंधेरे में ही लट्ठे चलाते रहते हो आप। तो ऐसे ही हालात हैं कांग्रेस के वहाँ। हमने देखा पहले भी विपक्ष में कांग्रेस उतनी मजबूती से नहीं मान पाई। जब सबसे ज़्यादा मजबूती उन्होंने दिखाई थी अजय सिंह राहुल जब नेता प्रतिपक्ष थे, तो हमने देखा था राहुल एक आक्रामक तेवरों के साथ आए थे नेता प्रतिपक्ष। लेकिन जो चौधरी राकेश सिंह वाला जो एपिसोड हुआ, वो पाला बदल के चले गए और उन पर आरोप लगाए, इसके बाद से कांग्रेस वहाँ भी फैल हो गई थी और सुस्त हो गई थी। पिछली बार भी हमने देखा है कोई ज़्यादा दमखम नहीं था कांग्रेस में, उस तरह से विपक्ष में रही है। 15 साल से हम कांग्रेस को देख रहे हैं, तो आज आप ये सोचो कि 15 माह वो सरकार में रहें, इसके बाद बहुत सारी सरकार से वो बहुत सारे अधिकारियों से या पिछले 15 साल का कोई गट वो लेके चले गए हों, ठीक रहा है कि कोई गड़बड़ियां लेके चले गए हों, तो ऐसे हमें दिख नहीं रहा है। यदि होता तो 15 माह में कर देते वो सरकार के खिलाफ। महीने तो चुनाव में चले जाते कि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं। तो ऐसे उनके पास कोई ऐसे सबूत या ऐसी कोई गड़बड़ियां, ऐसे कोई तथ्य कुछ भी नहीं है कांग्रेस के पास, जो वो विधानसभा में बड़ी तीखे से उठाए। यदि लव जिहाद भी वो मामला जैसे हम कह रहे हैं उठाएगी वो, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा ही रहेगा जैसे कोई खिलाड़ी अपने ही पाले में गोल कर ले। लव जिहाद का मामला भी है, ये कानून का मामला है, कानून किसी एक वर्ग पर लागू नहीं होगा, जो गलत करेगा उस पर होगा। यदि मुस्लिम लड़की भी इधर वो धर्म परिवर्तन किया जाएगा किसी का, तो वो भी लव जिहादी कहलाएगा यदि कानून के दायरे में जाओगे, आप शिकायत करने जाओगे तो। मुझे नहीं लगता कि ये मुस्लिम वर्ग के खिलाफ है ये कानून। मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ है नहीं, बल्कि ये तो ईसाई मशीनरी के खिलाफ ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन हो हल्ला कांग्रेस मचा रही है, तो ये उसके लिए नुकसानदायक है। यदि कोई प्रेम से प्यार लव मैरिज करेगा तो उसका कहीं विरोध नहीं है, कानून में उसको भी मान्यता दी है, अधिकार दिया है कि भाई आप शादी करने वाले हो तो कर लो। एक तरीका बताया कि इस तरीके से कर लो, 1 माह पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवाना पड़ेगा, आप किस नाम बदल कर धोखे से किसी को बहला फुसला के उससे इजहार नहीं कर सकते हो, लव मैरिज नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो गलत करोगे तो आप फंसोगे उसमें, सही तरीके से करोगे तो। लेकिन आप देखो उन जैसे कि आया सीएम का आया वहाँ छत्तीसगढ़ के, वो कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी वो भी आएंगे क्या इसमें। तो इस तरह से कोई मतलब नहीं है, जो हो चुका ना कानून आ जाएगा। तो आप कांग्रेस नेताओं की मानसिकता देखिए, कानून आज बना है, जिन लोगों की पहले शादी हो गई क्या वो इसके दायरे में आएंगे क्या? अभी तो बना भी नहीं है, अभी तो हाँ बना भी नहीं है, अभी तो बन रहा है। इसके बाद भी इस तरह की प्रतिक्रिया, ऐसे ही हालात आपको विधानसभा में देखने को मिलेंगे, क्योंकि कांग्रेस में कोई ऐसा लीडर नहीं है आज की तारीख में जो सख्ती से विरोध कर सके। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, तो हमने देखा कमलनाथ जी यदि मुख्यमंत्री भी हमने देखा उनको, यदि वो सख्ती से दिखाते, आक्रामक दिखाते, जिस तरह से कांग्रेस भाजपा चाहती है कि कांग्रेस को खत्म कर दें या कांग्रेस मुक्त करती है, वो भी चाहते मध्य प्रदेश में भाजपा मुक्त करने का अभियान चला सकते थे, एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर कर सकते थे। देख लेते कि 15 साल में कितने भ्रष्टाचार हुए हैं, सिंहस्थ में क्या हुआ है, लेकिन उन्हीं की सरकार ने क्लीन चिट दे दी। तो अब 15 साल की भरपाई में लगे रहे, इसलिए ध्यान नहीं दिया। हाँ। प्रभु जी, ये तो आप आपने क्लीन चिट दे चुके, तो आप क्या करोगे अब? सदन के अंदर की बात हुई, अभी जो आप शुरुआत में जिक्र किया था कंप्यूटर बाबा अशोक सिंह जैसे तमाम नेताओं का, तो वो जो 15 महीने की बाद बीजेपी लगातार आक्रामक रही है, तो आपको लग रहा है इस पहले सत्र में बीजेपी ने वो सारे अस्त्र शस्त्र तैयार कर लिए होंगे कांग्रेसियों के, जो उस समय मंत्री रहे, विधायक रहे, निगम मंडलों में रहे, कि उनके जब तीर आएंगे तो उसके लिए उन्होंने अपने ब्रह्मास्त्र तैयार कर रखे होंगे? ऐसा कुछ लग रहा है कि ये सदन जब पहला सत्र होगा, अब जब बीजेपी ने सरकार में बहुमत हासिल कर लिया, तब उसके लिए कोई खास तैयारी उन्होंने की होगी, या वैसे ही जैसे हमने देखा कि कांग्रेस आरोप लगाती रही सदन में क्लीन चिट, बीजेपी आरोप लगाती रही सदन में क्लीन चिट, ऐसा कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा? देखिए मनोज जी, आरोप प्रत्यारोप तो विधानसभा का अंग है, वहाँ पर जब सवाल होते हैं तो आरोप प्रत्यारोप लगते ही हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस बार सरकार की तैयारी काफ़ी पुख्ता होगी, क्योंकि दोनों ही सरकारों में रह चुके हैं। 15 महीने कांग्रेस सरकार रही है, उसकी बहुत सारी कमियाँ होंगी, स्वाभाविक तौर पर कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ तो होंगी, उनके कार्यकाल में कुछ भ्रष्टाचार हुआ होगा, सिस्टम है, सिस्टम को एक तरीके एकदम तो बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल 15 साल की भाजपा सरकार की गड़बड़ियाँ थी जिस पर कांग्रेस बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई। तो अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी जली भुनी आई है बिल्कुल, और
बीच चुनाव में एक जो पिछला जो एक सत्र था, अल्पकालीन सत्र में एक सवाल था जयवर्धन सिंह का कर्ज माफी को लेकर, जिसका जवाब कृषि मंत्री कमल पटेल के द्वारा दिया गया था, वो भाजपा को उल्टा पड़ गया उनके पूरे चुनाव अभियान पर। तो उस स्थिति को देखते हुए तमाम मंत्री अपने विभाग से जुड़े कामकाज को लेकर खासे सतर्क होंगे और स्वाभाविक तौर पर कच्चे चिट्ठे बिल्कुल खोल कर रखे जाएंगे। यदि उस लेवल तक बात जाती है तो वो चीज़ें सदन के पटल पर भी आ सकती हैं। तो ये तो कांग्रेस के लोगों को भी देखना होगा कि वो कितना किसी मुद्दे को कितना ट्विस्ट करते हैं। जितना वो ट्विस्ट करेंगे तो हो सकता है ट्विस्ट होने की नौबत उनकी आ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले में ज़्यादा ही होशियार हैं, क्योंकि उनको लंबे समय तक विपक्ष में रहने का अनुभव रहा है, फिर सत्ता में रहने का अनुभव रहा है, अभी फिर विपक्ष में रहकर वो मार खा के ही आए हुए हैं। तो इस बार वो बदला पूरा भंजाने के मूड में रहेंगे विधानसभा के अंदर। दूध का जला छाछ दिखाई नहीं देती है, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में भाग लेने के लिए, क्योंकि समय बहुत इजाज़त नहीं देता है। तो निश्चित तौर पर ये अगला जो सत्र होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कई सारे विधेयक होंगे, सरकार की साख दाव पर होगी, लव जिहाद है, तमाम सारे कानूनों की बात होगी, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, ये तो खैर कांग्रेस का इंटरनल विषय। लेकिन विधानसभा के अंदर अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, क्या उसके पहले जो मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो जाएगा, विस्तार इसलिए नहीं क्योंकि प्रभु जी ने भी कहा कि पुनर्गठन एक उचित शब्द है, उपयुक्त शब्द है, तो पुनर्गठन क्या होगा और कौन नए चेहरे इस सदन में तब दिखाई देंगे। क्योंकि पिछले बार हमने देखा था कि सत्ता पक्ष में जो चेहरे उस तरफ बैठे थे वो अब इस तरफ दिखाई देंगे। तो ऐसे कई सारे परिवर्तन इस सत्र में देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस में भी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों से उम्मीद की जाना चाहिए कि वो अपने इंटरनल परिवर्तन के साथ साथ ऐसा कुछ करें ताकि लोगों के आम जीवन में परिवर्तन आए, उनका आम जीवन बेहतर हो। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।